नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपको अंदर से रुला के रख देगा। बहुत से सवाल खड़ा कर देगा आपके मन में कि कैसे एक आदमी जो इतना बड़ा देशभक्त होता है और यूँ कह ले ये कि इतना बड़ा अपने काम को लेके इस जिसकी भक्ति होती है, कैसे उसको एक साजिश का शिकार बनाया जाता है और इंडिया को रोकने के लिए या फिर उस आदमी को रोकने के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है। और कोई और नहीं बल्कि खुद इस इंडिया के एक स्टेट की पुलिस का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नम्बी नारायण जी के बारे में। इनकी पूरी स्टोरी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो के बाद पूरी आपको इनकी स्टोरी के बारे में पता चल जाएगा कि क्यों इनका अरेस्ट हुआ था, क्या इल्ज़ाम इन पे लगाए गए थे और फाइनली क्या ऑर्डर आया है और आज जो जिन लोगों ने इन पे को फँसाया उन पे कुछ कार्रवाई हुई भी है कि नहीं, आज वो लोग कहाँ हैं। सबके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी इस वीडियो में। आपको बस क्या करना है, एंड तक बने रहना है इस वीडियो में। अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने आपके टाइम में कोई वैल्यू ऐड किया है तो इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इस महान साइंटिस्ट के बारे में जान सके। और इस वीडियो में कमेंट में फीडबैक देना है आपको और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है केरला में एक मालदीवियन वुमेन के अरेस्ट के बाद। होता क्या है, ये मालदीवियन वुमेन जिसका नाम मरियम रशीदा होता है, ये रह रही होती है केरला में और इनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका होता है कुछ दिन पहले। लेकिन ये वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी किसी वजह से कंट्री वापस नहीं जा पाती हैं। और ये ऐसा इनका कहना था कि वहाँ पर प्लेग फैलने की वजह से फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी उस टाइम पे, इसलिए ये नहीं जा पाई थी। तो इसके वजह से जो ओवर स्टे के लिए परमिशन लेने के लिए ये जाती हैं पुलिस स्टेशन में और फिर वहाँ पर इनको डिटेन कर दिया जाता है। और एक ऑफिसर होते हैं एस विजयन, जिनका कहना था कि ये कोई प्रॉपर रीज़न नहीं दे पाती हैं अपना ओवर स्टे का, इस वजह से इनको डिटेन कर दिया जाता है। इस टाइम पे इनके साथ एक और वुमेन होती है जिनका नाम होता है फौजिया हसन। उनका भी यही केस होता है, उनको भी डिटेन कर दिया जाता है। ये जो वुमेन्स थी, इनका स्टेटमेंट होता है कि ये जो पुलिस ऑफिसर थे एस विजयन, इनने इन लोग पे जो सेक्सुअल एडवांस किया था, जिसकी वजह से उन लोग ने रोकने की कोशिश की गई और उसकी वजह से इन लोग को फंसाया जा रहा है। इसके बाद जब ये मैटर थोड़ा बढ़ता है तो ये केस चला जाता है एसआईटी के पास, जिसको हेड करते हैं वहाँ के डीआईजी सीवी मैथ्यू। तो अब तक इस केस में केवल दो एंगल था। एक ओवर स्टेइंग का, जो वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था इन वुमन पे कि ये यहाँ पर रह रही थी और इनके पास कोई प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं था कि वो ये यहाँ रह रही थी। और दूसरा था कि ये पुलिस पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनने सेक्सुअल एडवांस किया था इन पे और जिसको रजिस्ट किया इनने और जिसकी वजह से उनने इनको डिटेन किया। इस सब के बाद एक केरला पुलिस एक नया एंगल ला के इससे जोड़ देती है। केरला पुलिस और आईबी मिलके इन पे इल्ज़ाम लगाती कि ये दोनों वुमेन मिलके, और इनके साथ कुछ और स्पाइस भी थे, कुछ और जासूस भी थे, ये सब मिलके इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसके सीक्रेट्स बेच रहे थे पाकिस्तान को। इन दो के अलावा दो लोग पे और भी इल्जाम लगाया जाता है, जिसमें से सब पहले होते हैं डी शशि कुमारन, जो इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के एक डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, और दूसरे होते हैं नम्बी नारायणा, जिन पे ये मूवी बनी हुई है। इन लोग पे भी इल्जाम लगता है कि यही जो है सीक्रेट लीक कर रहे थे इन वुमेन्स को हनी ट्रैप के जाल में फंस के, और फिर इन वुमेन्स ने ये सीक्रेट भेजा है पाकिस्तान को। नवंबर 21 को क्या होता है, डी शशि कुमारन का अरेस्ट हो जाता है और नवंबर 30 को हम लोग देखते हैं नम्बी नारायण भी अरेस्ट हो जाते हैं। और अरेस्ट के बाद जो केरला की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो ये केस संभाल रही थी, ये इस केस को ट्रांसफ़र कर देती है सीबीआई को। तो दिसंबर 1994 से सीबीआई इस केस को संभालती है। तो अब सीबीआई को ये पता लगाना था कि इन लोगों ने वाकई जो सीक्रेट है, जो विकास इंजन या फिर क्रायोजेनिक इंजन के जो सीक्रेट्स है वो इन लोगों ने ट्रांसफर किए हैं या नहीं। इन 4 अरेस्ट के बाद कुछ अरेस्ट और होते, जैसे कि रशियन स्पेस एजेंसी के जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर के चंद्रशेखर एक होते हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर एस.के. शर्मा जो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको भी अरेस्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे कुल मिला के 7 अरेस्ट टोटल होते हैं इस केस में। और साथ ही साथ बहुत से जो पॉलिटिशियंस थे उन पे सवाल उठता है, यहाँ तक कि जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे वो करुणाकरण, उन पे भी सवाल उठता है। और एक पुलिस ऑफिसर का नाम सामने आता है, का नाम होता है रमन श्रीवास्तव। इन पे ये इल्जाम लगता है कि जो सबसे पहले ये मालदीवियन वुमेन्स जो है इन्हीं से मिलने आई थी और इनने इन वुमेन्स के साथ मिलके पूरा इस एग्जीक्यूट किया। बाद में ये जो रशीदा है ये मान लेती हैं कि हाँ, हम लोग जासूसी कर रहे थे और इसमें एक कोर्ट वाला भी इन्वॉल्व है। तो उसके बाद से जो रमन श्रीवास्तव होते हैं, ये उस समय सदर्न रेंज आईजी हुआ करते थे, तो उस पे ये इल्ज़ाम और बढ़ जाता है। और साथ ही साथ ये जो इनकी फ्रेंड थी फौजिया, उनको भी कहती है कि ये भी इसमें शामिल थी।
बहुत बाद में ये जो फौजिया हसन थी, इनने एक इंटरव्यू दिया था और इसमें ये भी कहा था कि उस समय मैं इन गिड़गिड़ाने लगी थी रशीदा के सामने कि प्लीज़ सबको सच बता दो। दरअसल जो जो रशीदा थी उनने इसको फौजिया को फँसाने के लिए इनके बैग में कुछ पैकेजेस भी रख दिए थे। तो ये कहती हैं कि मैंने उसको बोला कि प्लीज़ ये बात सबको बोल दो कि तुमने ही रखा है, लेकिन वो नहीं मानी और वो इनको इसको भी फँसा देती है, फौजिया हसन को भी फँसा देती हैं। फिर इसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा बनता है कि जो उस समय सीएम थे करुणाकरण, उनको रिज़ाइन देना पड़ता है। फिर 2 महीने बाद जनवरी 1995 में नंबी नारायण को बेल मिलती है 2 महीने के जेल के बाद, और मई 1996 में फाइनली सीबीआई इन सातों को जो एक्यूटेड दे देती है और वो ये भी कहती है कि इन सब के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाया है जिस पे थोड़ा भी इन लोग पे उंगली उठाया जा सके, ये इन्वॉल्व होंगे इन सब चीज़ में। 104 पेज की जो सीबीआई अपनी रिपोर्ट देती है उसमें ये कहती है कि ये पूरा केस फेक था, फैब्रिकेटेड था और एक तरह से इन लोग को फंसाने के लिए बनाया गया था। दरअसल हुआ क्या था गाइज, एक तो सैटेलाइट्स होती हैं जिनको हम लोग स्पेस में भेजा करते हैं, वहाँ पर ये रहती हैं और हम लोग को इन्फॉर्मेशन देती हैं जिसके हेल्प से हम लोग काफ़ी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं वो इन्फॉर्मेशन। दूसरा होता है इन सैटेलाइट्स को भेजने के लिए एक लॉन्चिंग व्हीकल होता है जिसमें रख के इस सैटेलाइट को भेजा जाता है और फिर वो जो लॉन्चिंग व्हीकल जो होता है वो या तो डिस्ट्रॉय हो जाता है या तो फिर वापस आ जाता है। कल जो है रीयूजेबल भी बनने लगे हैं। तो कभी भी सैटेलाइट व्हीकल के जो बनाया जाता है तो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल ये होता है कि सैटेलाइट व्हीकल को कैसे हम लोग डिज़ाइन करें कि उसमें जो लगने वाला फ्यूल है उसका स्टोरेज के लिए काफ़ी कम जगह देनी पड़े और उस कम जगह देने के बाद भी हम लोग को जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल स्टोर कर सके। तो सबसे पहले जो सैटेलाइट व्हीकल्स होते थे उसमें सॉलिड फ्यूल्स की यूज़ होता था। सॉलिड फ्यूल को हमेशा ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है स्टोरेज के लिए। उसके बाद हुआ कि लिक्विड फ्यूल आया। उसके बाद एक नए तरह का फ्यूल आया जिसको क्रायोजेनिक फ्यूल कहते हैं। तो क्रायोजेनिक कभी भी आप वर्ड सुनिएगा तो उसका मतलब होगा बहुत कम टेम्परेचर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसा ही ये फ्यूल होता था, बहुत कम टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता था, जनरली हाइड्रोजन होता। तो ये 3 स्टेज थे फ्यूल के, पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर क्रायोजेनिक। जो हम लोग का पहला लॉन्च व्हीकल था एसएलवी और जो दूसरा लॉन्च व्हीकल था इसमें हम लोग सॉलिड फ्यूल का यूज़ करते थे। ये दोनों बनाने में अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद एक नया स्टेप इसमें आया कि जो लिक्विड फ्यूल है वो यूज़ होने लगा। इंडिया ने 1990s में पीएसएलवी डेवलप किया जिसमें 4 स्टेज में फ्यूल जो था उसका यूटिलाइजेशन था इंजन में। सबसे पहले सॉलिड फ्यूल, फिर लिक्विड फ्यूल, फिर सॉलिड फ्यूल, फिर लिक्विड फ्यूल। ये लिक्विड फ्यूल के यूज से हम लोग जो है और डीप में जाने लगे स्पेस में, यानी और ऊंचाइयों तक जाने लगे। पीएसएलवी जो प्रोग्राम था इंडिया का, बहुत इसरो का बहुत बड़ा सक्सेस था। तो ये एक काफी चीयरिंग मूवमेंट था इंडिया का। लेकिन इसरो यहाँ रुकती नहीं है। इसरो एक और एम्बिशियस प्रोग्राम लेके आती है जिसको ये कहती है कि हम लोग अब क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। अब हम लोग क्रायोजेनिक फ्यूल का यूज करके अपने जो सैटेलाइट से इनको भेजेंगे स्पेस में। और आपको बता दूं जो पीएसएलवी बनाया था इसमें भी और जो जीएसएलवी बना रहे थे, जो उस पर काम कर रहे थे या बहुत इनिशियल फेज में काम था, इस दोनों में नम्मी नारायण जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो यूएसए ये नहीं चाहता था कि जो इसरो है वो इतनी हाई टेक्नोलॉजी गेन कर सके। तो हम लोग के पास उस समय क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को लेकर नॉलेज बहुत कम थी, इसलिए इंडिया जो है रिक्वेस्ट करता है रशिया से कि आप ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमको ट्रांसफ़र कर दो। रशिया उस समय एग्री भी कर जाता है, इंडिया और रशिया में एग्रीमेंट भी होता है, लेकिन यूएस के कहने पे रशिया बाद में इस मना कर देता है कि हम ये टेक्नोलॉजी आपको नहीं दे पाएंगे। उसके बाद जो है नम्मी नारायण जी या फिर इसरो कह ले, ये कहता है अच्छा ठीक है आप टेक्नोलॉजी मत दो, कम से कम हम लोग को कुछ इंजन दे दो जिसको हम लोग स्टडी करके अपना इंजन डेवलप कर दें। तो रशिया उसके लिए मान जाता है, 1 या 2 इंजन आते हैं रशिया से। तो इसके बाद इंडिया कहता है कि ठीक है हम लोग खुद से अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाएंगे। इसके बाद जो यूएसए वो काफ़ी ज़्यादा अलार्म हो जाता है। दरअसल यूएसए को ये पता होता है कि आने वाला टाइम में जो सैटेलाइट का बिजनेस होगा या खासकर जो कॉमर्शियल सैटेलाइट का बिजनेस होगा ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। यानी अभी जो है ज़्यादातर सरकारें अपनी सैटेलाइट भेज रही हैं लोगों को सर्विस देने के लिए। आने वाले टाइम में प्राइवेट सैटेलाइट्स या फिर कॉमर्शियल सैटेलाइट जो हैं कंपनियां भी अपनी सैटेलाइट्स भेजेंगी और ये बिजनेस $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। इसलिए यूएस नहीं चाहता था कि किसी और देश के पास ये टेक्नोलॉजी आए, इसीलिए इनके खिलाफ ये साजिश रचाई जाती है। और नम्बी नारायण जो कि बहुत क्लोज थे ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, इनको इस साजिश के थ्रू फंसाया जाता है और इनको फिर जेल भेजा जाता। इनकी पूरी लाइफ एक तरह से बर्बाद करके रख दी जाती। और जहाँ तक रमन श्रीवास्तव जो डीआईजी थे सदर्न ब्रांच रेंज के, उन पे इल्ज़ाम की बात होती है, उनका कि जो सीवी मैथ्यूज़ हैं उनसे कुछ उनकी रंजिशें थी जिसकी वजह से उनको भी उनने फंसाया था
और रमन श्रीवास्तव को भी निर्दोष माना। रिपोर्ट के बेसिस पे जो सीबीआई कोर्ट होता है इनको फाइनली अक्यूटेड कर देता है, इन सबको निर्दोष पाता है और मई 1996 में बाइज्जत बरी कर देता है। लेकिन जो नम्मी नारायण जी थे इनकी प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं होती है। सीबीआई कोर्ट के डिसीजन के बाद क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है केरला की, वो दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे देती है इस केस में, जिसको नम्मी नारायण जी चैलेंज भी करते हैं। और मार्च 1998 में सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को क्वैश कर देता है और मना कर देता है हाई कोर्ट को कि आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर 1999 में नम्मी नारायण जी कोर्ट पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि अब एक करियर के पीक पे था, तब मेरे खिलाफ इतनी साजिश हुई, अब मेरे लाइफ में बचा क्या है, मेरे को कंपेंसेशन मिलना चाहिए। लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं होता है और फाइनली 2012 में सितंबर के महीने में केरला का जो हाई कोर्ट है नम्मी नारायण जी को 10 लाख का कंपेंसेशन देने का ऑर्डर देता है स्टेट गवर्नमेंट को। फाइनली सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट इस कंपेंसेशन को बढ़ा के 50 लाख कर देता है और एक कमेटी भी बनाता है जो पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी। कि अप्रैल 2021 में ये कमेटी अपना रिपोर्ट देती है और ये कहती है कि ये जो पूरा केस था इसमें हम लोग को एक भी सबूत नहीं मिल पाया है और ये पूरा केस एक तरह से कॉन्स्पिरेसी था। और एक कहती है और डिमांड करती है कि इस पूरे केस का एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जून 2021 में सीबीआई को री इन्वेस्टिगेशन करने का एक ऑर्डर मिलता है और फिर वो अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और 18 पुलिस ऑफिसर, जो फॉर्मर पुलिस ऑफिसर या फिर पुलिस ऑफिसर थे केरला पुलिस के या फिर आईबी के जो ऑफिसर थे, उनके खिलाफ फायर रजिस्टर करती है। लेकिन अभी भी ये केस जो है पेंडिंग है। इन सब में गाइस जो ये वाला जो हैरेसमेंट था नम्मी नारायण जी का पुलिस या अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा, वो तो ठीक था। जब इन पे इल्जाम क्लियर हो जाता है और ये बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो जो मीडिया इनको हीरो की तरह दिखाती है और आज भी जो मीडिया इनका इंटरव्यू लेती है से विक्टिम की तरह दिखाती है, उसके बारे में ये जानना जरूरी है। ये वही मीडिया है जब इन पे केस हुआ था तो इनको एक तरह से खुद जज बन के इनको डिक्लेयर कर दिया था देशद्रोही इस मीडिया ने, और काफी अनइथिकल रिस्पॉन्स रहा है इसमें मीडिया का भी। तो सिर्फ इनके हरासमेंट के पीछे सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स नहीं है बल्कि मीडिया का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें। और ये कहना ठीक होगा कि ये जो मेन मकसद था वो इंडिया को रोकना या फिर इंडिया का नुकसान पहुंचाना था, इनको यूज किया गया। और इसमें सबसे शर्म की बात हम लोग के लिए ये है कि इनमें हमारे देश की एजेंसियां और हमारे देश के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इन्वॉल्व। तो ये था गाइस पूरा वीडियो नम्मी नारायण के पूरे केस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और ताकि उनको भी इनकी स्टोरी के बारे में पता चल सके। और इस वीडियो में कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।